वीडियो लेकर के आ गए आपके लिए एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत कंसेप्ट पे आधारित, जो आपके लेवल को करेगा इंक्रीमेंट। आपको ज़रूरत है जिस तरह की मॉक टेस्ट की, उस तरह की सेट ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा है। लगातार आप तक पहुंच रही है और आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। आज 17वां सेट आप तक पहुंचने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। और बिल्कुल 1 से लेकर 17 तक आप जो है कंप्लीट किए होंगे, तो बिल्कुल आपको लगा होगा कि हाँ, लेवल बूस्टअप हुआ है। स्कोर पहले 130 आते थे, अब 140 आ गया। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, क्वेश्चन को देखने के बाद, इससे आधारित, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा आपका छूटेगा नहीं। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होने पाएगा। तो बिल्कुल आपने वह मार्ग को तलाशा है। यानी ज्ञान जो है बिल्कुल एक दीपक की तरह है। आप शिक्षा जगत को आपने चूज किया है, पठन पाठन पढ़ने की प्रक्रिया को आपने स्वीकार किया है। तो आपके लिए कुछ शब्द जो एनर्जेटिक और आपको वैल्यूएबल, मूल्यवान बनाएगा। क्या है? ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटाता है और ज्ञान की प्रकाश लाता है। तो बिल्कुल पढ़ना और ज्ञान इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे सामने जो अंधकार है, अंधेरा सा जो दिख रहा है, उससे मिटाया जा सके। ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जाता है। आइए, जिस व्यक्ति में ज्ञान आ जाता है वो बिल्कुल अंधकार से निकल जाता है और उसके सामने चुनौती भी अवसर दिखता है। इसका मतलब उनको अंधेरा में भी उजाला नज़र आता है, प्रकाश नज़र आता है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। पढ़ना का मोटो सिर्फ और सिर्फ नौकरी से नहीं है। पढ़ने का मोटो नौकरी के साथ साथ अंधकारे को दूर करना और उजाले को लाना भी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज का सेट आपके लिए क्या लेकर के आया है, क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्या। लेकिन बहुत थोड़ा दुख होता है कि अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें आप। हाँ, इतना मेहनत करके एक्सप्लेनेशन किया जाता है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल का कोई दूसरा नाम भी है? क्या सिरका का कोई दूसरा नाम से भी जाना जाता है? तब जी हाँ साथियों, इसे हम लोग इथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप रख सकते हैं, इथेनोइक अम्ल। बनता कैसे? तो ये जो बनता है इथेनॉल का फर्मेंटेशन, यानी इथेनॉल को जब हम लोग किण्वन करते हैं, और ये बनने के पीछे बैक्टीरिया समुदाय से संबंध रखता है। आप कह सकते हैं जब हम किण्वन करते हैं, किण्वन तोड़ते हैं, किसको? इथेनॉल को। इथेनॉल को तोड़ते हैं, तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। उसको हिंदी में आप किण्वन कहेंगे। इथेनॉल को तोड़ करके ये बनता है आपका इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। और इथेनोइक अम्ल को ही हम लोग सिरका भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। वही बात दिए गए ऑप्शन के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड आप याद रखिए, मैलिक एसिड जो है सेब में, किस में पाया जाता है? तो सेब में। ठीक है, आप अंगूर में भी लिख सकते हैं, अंगूर में भी पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड अंगूर, इमली और केला, ठीक है ना। कभी कभी यानी कच्चे केला में कौन से एसिड पाया जाता है? तो कच्चा केला में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। वही केला जब पक जाए तो पके हुए केला में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो पके हुए केला में मैलिक एसिड पाया जाता है। याद रखिए, ठीक है। वही बात कर ले ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड का जो है प्रयोग थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछेगा? इसका 3 प्रयोग थोड़ा याद रखिएगा। एक, यदि आप फेशियल मसाज वगैरह कराते हो, ब्लीच वगैरह, तो ब्लीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग ब्लीच में। दूसरी बात इसका, अगर आप फोटो का शौकिया है, फोटो खिंचाना बहुत पसंद करते हैं, पहले आता था नेगेटिव, नेगेटिव को साफ करके फोटोग्राफी किया जाता था। तो इसका ऑक्जेलिक एसिड का फोटोग्राफी में भी यूज है, फोटोग्राफी में। ठीक है, चलिए, ब्लीचिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए और
इसका जो है अगर त्वचा निखार मतलब ब्लीचिंग ही हो गया तो ये मुख्य बातें आप जो है ऑक्जेलिक एसिड से संबंध याद रखेंगे। दूसरी बात, ऑक्जेलिक एसिड का एक यूज और भी किया जाता है। अगर संगमरमर से बना हुआ कोई मूर्ति है तो उस मूर्ति को चमकाने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो शाइनिंग के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, संगमरमर से बना हुआ जो मूर्ति है उसको चमकाने के लिए। तो ये बातें थोड़ी तथ्य थी जो याद रख सकते हैं। साइट्रिक एसिड को, सिरका को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सा में संवेदन हारी के रूप में किया जाता है। सेंसिटिविटी, अगर आपको दर्द होती है तो उस दर्द के उपचार के लिए वहाँ पे जो सेंसिटिविटी मतलब आप झंझनाहट होती है उसको दूर करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया था। तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। क्या नाइट्रस ऑक्साइड को कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल जी हाँ साथियों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल उचित है। नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम लॉफिंग गैस है, हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। ये अगर इस रूम के अंदर इसे छिड़काव मैं कर दूं और जितने विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है सब बिना वजह बिना मतलब हंसते हंसते पागल हो जाएंगे और हो सकता है अगर ब्रीदिंग सांस का जो रेट अगर कम है तो हंसते हंसते जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आप बिला वजह नाइट्रस ऑक्साइड के गैस को छिड़काव नहीं कर देंगे। छिड़काव करेंगे अगर रूम में तो जितने व्यक्ति होंगे बिना वजह बिना मतलब वो हंसना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आप परेशान हो जाओगे कि आखिर इस व्यक्ति को हुआ क्या है। वही बात करें हम लोग रेडॉन की, तो आपने रेडॉन का नाम सुना होगा। रेडॉन आपका पहला ग्रुप 1 से आने वाला है, अल्कली मेटल से संबंधित रखता है। रेडॉन का प्रयोग जो है, आप एक बीमारी सुने होंगे, ट्यूमर, किसी व्यक्ति का ट्यूमर हो गया है, उस ट्यूमर के थेरेपी में रेडॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, रेडॉन का यूज क्यों आप लिख सकते हैं ट्यूमर थेरेपी। ठीक है, चलिए वही बात कर लिया जाए हीलियम। तो हीलियम जो है, हीलियम हल्का गैस होता है और हीलियम का प्रयोग जो है अक्रिय के रूप में किया जाता है। एक गुब्बारा जो उड़ाते हैं आप, या पार्टी बियर में जो गुब्बारा में जो डाला रहता है गैस, वो हीलियम गैस रहता है। हीलियम के बारे में एक कहानी बात याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में दूसरे तत्व के रूप में यानी दूसरे तत्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हीलियम ही है ब्रह्मांड में, ये याद रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड में जो है गैस के तत्वों में दूसरे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हीलियम ही है। और हीलियम प्रकृति रूप से एक गैर संवेदनशील और कह सकते हैं गैर पॉइजनियस, मतलब इसमें जहरीला नहीं होता है, गंध भी नहीं होता, ये हल्का होता है। वही बात कर ले हम लोग आर्गन की, तो आर्गन का यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट यानी बल्ब के अंदर जो गैस फिल किए जाते हैं उसमें आर्गन होता है। मरकरी की बात, पहले जो मरकरी आती थी एक गिलास वाली, तो उसमें जो है आर्गन के साथ साथ मरकरी को भी फिल किया जाता था, Hg। ठीक है, अब तो वो ट्यूब हटी गया, अब तो LED आने लगा है। ठीक है ना, चलिए तो ये बात याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B क्या प्रदान करता है। तो बिल्कुल आपको मैंने अनुच्छेद की आधारभूत समझ इतना तो मैं बता ही दिया हूं कि आप जो है क्वेश्चन को गलती ना करोगे। अनुच्छेद 43B ये DPSP से संबंध है। ठीक है ना, और DPSP से संबंध रहने के कारण ये जो है 43B सहकारी समितियों का बढ़ावा देता है, मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिटीज, कॉर्पोरेट जो है सहकारी समितियों का बढ़ावा देता है ताकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को क्या हो, बोलिए, लाभान्वित हो, सहयोग मिल सके, यानी कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए आता अनुच्छेद 43B। तो आपका जो है सहकारी समितियों की बढ़ावा, तो आपका आंसर B नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है। तो सिमोन बाइल्स एक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका का रहने वाला है, ये जो है अमेरिकी है। इसका संबंध जो है जिम्नास्टिक्स से, किससे, जिम्नास्टिक्स से है। और अभी तक विश्व चैंपियन में सबसे ज्यादा जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाला आपका सिमोन बाइल्स है। कुल कितने पदक जीत चुके हैं, तो कुल जो है 25 पदक जीत चुका है। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है। और सिमोन बाइल्स का संबंध जिम्नास्टिक से है, किससे, जिम्नास्टिक से है। बिल्कुल आपने सही और करेक्ट आंसर किया है। अगला प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल आए तो सबसे पहले आंसर करने का प्रयास करिए,
इससे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में गिर का जंगल किस जानवर का अंतिम बचा हुआ निवास स्थान है? तो गिर का जंगल जो है एशियाई शेर का प्राकृतिक रूप से एक जो है आपका निवास स्थान है, एशियाई शेर के लिए है। तो आपका आंसर जो बनता हुआ नजर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपने सटीक और सही आंसर किया है। अगला प्रश्न आपके लिए आता है क्या? बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो गैर कानूनी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला वारेन जो विलियम बेंटिक है। कौन है? विलियम बेंटिक है। कब? 1829 में। 1829 में। आखिर सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा प्राचीन हिंदू धर्म के अनुसार एक प्रथा थी। वो प्रथा क्या थी कि जब किसी महिला का, अगर किसी पति का देहांत हो जाता है तो उससे पति के चिता पे ही देहांत मृत बॉडी पे महिलाओं को भी क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए सती प्रथा, मतलब होता क्या था कि कभी कभी कुछ ऐसे भी महिलाएं होती थी जिनकी इच्छा ना होती थी और उनके पास यानी पति के जाने के बाद अगर उसके पास कोई औलाद ना हो तो उसके भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इस वजह से भी उसे किया जाता था? जबरदस्ती पति के पार्थिव शरीर पे, मृत शरीर पे उसे रख करके और क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। ठीक है, तो इसके जो है एक समझिए कि जीने का अधिकार था, उस जीने का अधिकार को छीना जा रहा था। तो इस चीज को लेकर के राजा राम मोहन राय की मदद से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। तो आपका बिल्कुल आंसर कौन होगा? बोलिए। विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसके सहयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया गया किसके मदद से? तो आप याद रखिएगा किसके मदद से? राजा राम मोहन राय की मदद से। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा एक प्राचीन परंपरा ये थी जिसमें महिलाओं को पुरुष के पार्थिव शरीर, मृत शरीर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये कहानी थी सती प्रथा से, जिसको अंत करना जरूरी ही था। इसके जो है सपोर्ट में भी थे लोग और विरोध में भी थे। ठीक है, काफ़ी विरोध भी हुआ जब बंद किया गया था तो, लेकिन राजा राम मोहन राय की समझिए कि योगदान और उनका मेहनत ये था कि खत्म होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आपके लिए आते हैं। ठीक, एक सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आखिर ये शब्द किसने कहा था कि अगर भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान कभी नहीं मानूंगा? ये बात किसने कहा था? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये बात याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान छुआछूत की बढ़ावा दे रही है या भगवान छुआछूत को मान रही है तो मैं उसे भगवान कभी नहीं बोलूंगा। ये बात बाल गंगाधर तिलक की आवाज है, बोल है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारे आपके लिए आता है। चावल की खेती के लिए डैश के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए उच्च तापमान की भी जरूरत है और उच्च आर्द्रता की भी जरूरत है। आर्द्रता कहते किसको है? एटमॉस्फेयर में, वायु में जल का उपस्थित होना ही आर्द्रता कहलाता है। और ये याद रखिए, उच्च तापमान से संबंधित जो है 25 डिग्री सेल्सियस और उच्च आर्द्रता से संबंधित कम से 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक है, चावल की खेती के लिए ये सुटेबल माना जाता है। तो ये बात थोड़ा लिख लीजिए और इसका आंसर आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके लिए आता है। पद्मा सुब्रमण्यम को डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से प्राप्त होता है, यानी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये याद रखिए वर्ष 2023 है। आंसर क्या है? वर्ष 2023 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पाद विधि में हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को डैश के लिए हटाने की आवश्यकता है। तो ये दोहरी गणना से बचने की, दोहरी गणना क्या होता है कि अंतिम मूल्य पे ही विचार किया जाता है, विदेशी मुद्रा इस पे जो है, और अंतिम मूल्य क्या होनी चाहिए इस पे विचार किया जाएगा। तो इसी दोहरी गणना से ही बचने की जरूरत है। जब दोहरी गणना होगी, दोहरी गणना संबंधित क्या है कि जब मान लिया जाए कि जो हमारा देश में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी निर्यात क्या होगी और बाहर से जो आ रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश के अंदर, हम जो यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट है, जो बाहर से आ रही है हमारे लिए इंपोर्ट है। तो आखिर उसकी जो है रणनीति, हमारा विदेश
विदेशी रणनीति ही तय करेगी, लेकिन यह क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की अंतिम यानी जो डिमांडेबल है उसी पे रेट को तय कर दिया जाता है। तो ये दोहरी गणना है, इससे बचने की जरूरत होगी। और ये याद रखिए, ये दोहरी या ये कहिए राष्ट्रीय आय के मापन के लिए या राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है एनएसओ करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ही करती है। यानी इसके लिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी किसको है, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी एनएसओ को है, एनएसओ याद रखिए। और राष्ट्रीय आय गणना की सबसे पहले सुधार के लिए और प्रथम प्रयास किसने किया था, तो याद इसके बारे में थोड़ा रख लीजिए। राष्ट्रीय आय गणना के लिए प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। और राष्ट्रीय आय गणना का श्रेय ये जिम्मेदार कौन है, तो ये एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ही जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है, तो वोस्तोक 2022 का सैन्य अभ्यास जो है ये आपका इसका मेजबान रूस है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, रूस इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि वोस्तोक आखिर है क्या, तो वोस्तोक जो है ये बहुपक्षीय रणनीतिक, ठीक है, और कमांडेड अभ्यास है। क्या है, बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांडेड अभ्यास है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां पे भी आ जाता है, बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड अभ्यास। कमांड अभ्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, मालगुडी डेज देश की लघु कहानियों का संग्रह है, तो कौन है, बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, कौन है बताइए, आर के नारायण है। क्या है, आर के नारायण इज करेक्ट आंसर। यहीं पे थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, मालगुडी डेज एक कहानियों का संग्रह है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मालगुडी डेज में कुल कितनी कहानियों का संग्रह है, तो कुल जो है 32 कहानियों का संग्रह है। कितने कहानी, 32 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, वहीं अगर आपसे दिए गए ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, झुम्पा लाहिरी, तो इस सब का कुछ जो है कहानी पे लिखे हुए कुछ पुस्तक भी है जो मशहूर है, फेमस है। तो बिल्कुल है, कौन कौन है बताइए। देखिए अमीश त्रिपाठी की बात करें तो अमीश त्रिपाठी की बात जो है, बात याद रखिए, इनके 3 बुक जो है, मतलब भगवान राम पे भी है कहानी लिखा हुआ, माता सीता पे भी है और रावण पर भी है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक किताब है, इस पे लिखा हुआ सीक्रेट ऑफ नागा, सीक्रेट ऑफ नागा, सीक्रेट ऑफ नागा। ठीक है, यही झुम्पा की बात करेंगे तो इन अदर वर्ड्स झुम्पा है, झुम्पा लाहिरी, इसका जो है मशहूर किताब इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, यह है। और चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत की जो सबसे जो है मशहूर और प्रचलित जो किताबें हैं, कहानी लिखी हुई है, कौन है, तो याद रखिए, वन नाइट एट कॉल सेंटर। इन बुक का नाम भी तगड़ा तगड़ा, कॉल सेंटर। और दूसरा नाम है किताब हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक चेतन भगत। और वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, ये भी आपका लेखक है चेतन भगत। ठीक है, चलिए तो इसका थोड़ा सरिया करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट, दबा करके लीजिए। चलिए ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, यानी चेतन भगत के 2 मशहूर प्रचलित बुक है, कौन क्या नाम है, एक का नाम है वन नाइट एट कॉल सेंटर और दूसरा हाफ गर्लफ्रेंड। वही बात कर ले हम लोग, क्या अमीश त्रिपाठी की, अमीश त्रिपाठी के 4 बुक है जो प्रचलित में है। एक है क्या, सीक्रेट ऑफ नागा, दूसरा भगवान राम पे कहानी, माता सीता पे, और तीसरा रावण पे। वही बात कर ले हम लोग झुम्पा लाहिरी की, तो झुम्पा लाहिरी के इन अदर वर्ड्स, ये बहुत मशहूर और प्रचलित किताबें हैं, इसको थोड़ा एक बार माइंड में रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आता है।
भारत में लिंगानुपात को प्रति डैश पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल भारत के अंदर जो जनगणना होती है तो प्रति 1000 पे महिलाओं की जो संख्या होती है वही आपका लिंग अनुपात दर्शाती है। तो आप इसका जो आंसर 1000 पुरुषों पे उपस्थित कितनी महिलाएं हैं, इसी को जनगणना में भारत के जो है भारत की जनगणना में लिंग अनुपात को दर्शाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या अगर कम है तो वहां कहा जाएगा कि लिंगानुपात कम है, और 1000 की तुलना में अगर जहां महिलाओं की तादाद ज़्यादा है तो वहां कहा जाएगा कि लिंगानुपात ज़्यादा है। और बराबर में होगा तो इक्वलिटी। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में लिंगानुपात की बात करें तो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं। आपके गोपालगंज जिला, बिल्कुल आप अगर गोपालगंज जिला से है तो आपके मन में लड्डू नहीं फूटना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 और 3 शादी हो जाएगा, नहीं, आप एक ही शादी करिए लेकिन सबका हक अदा करिए। अगर आपसे हो सके तो 4 शादी भी करिए, लेकिन इक्वलिटी की भावना रखिए। ठीक है, अनइक्वलिटी की भावना में मत जाइए। आइए, ठीक है, तो ज़्यादा मन को लुभान्वित नहीं करना, लड्डू नहीं फोड़ना है। ठीक है ना, लड्डू नहीं फोड़ना है। बस भारत में लिंगानुपात को प्रति यानी 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को दर्शाया जाता है। बस यहाँ रहिए। बिहार में गोपालगंज जिला से अगर आप आ रहे हैं तो गोपालगंज जिला से लिंगानुपात जो है पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की है। ठीक है, लेकिन होशियारी से रहिएगा, गोपालगंज एरिया में बहुत ज़्यादा लोग होशियार हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। आपको धूल भर में बेच दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। ठीक, चलिए। वे वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती डैश कहलाती है। तो वो वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, रोधी मतलब अवरोध कर रहा है, अवरोधक है। और अवरोधक को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जो विद्युत धारा को अपने अंदर आने नहीं देती। वही बात कर ले दिए गए ऑप्शन। चालक का मतलब समझ ही रहे, कंडक्टर। इसी में विद्युत धारा क्या होगी? बेलगाम, बेपरवाह, बहुत तेजी के साथ प्रवाह करेगी, उससे हम लोग चालक कहेंगे। संधारिता क्या है? संधारित क्या है? ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मतलब होता है कुछ क्षणिक समय के लिए ऊर्जा को स्टोर करने के। अगर आपने देखा होगा फैन वगैरह, तो फैन में क्या होता है ना, कैपेसिटर लगा होता है। वो पहले चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद ही उसमें जो है ऊर्जा का सप्लाई होगा। वही बात कर ले हम लोग प्रेरक की। प्रेरक होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? जब किसी चीज़ में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो जो है ऊर्जा का भंडारण करती है। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा के भंडारण करती है, उसी को हम लोग प्रेरक कहते हैं। क्या समझे? प्रेरक वह प्रक्रिया है, प्रेरक वह प्रोसेस है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करती है। ऊर्जा का भंडारण करती है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यानी प्रेरक वह है जब किसी चीज से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊर्जा का भंडारण करती है चुंबकीय क्षेत्र के यानी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए थोड़ा स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ठुमरी की रानी के रूप में जो है गिरिजा देवी को सम्मानित किया गया था। तो गिरिजा देवी दा सही और करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी और स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप साथियों से भी विनती रिक्वेस्ट है कि आप सेट को लगातार कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में ज़रूर दिया करें। ठीक है, ताकि पढ़ाने वाले, सेट कराने वाले को भी, क्वेश्चन टाइप करने वाले को भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन, जी हाँ साथियों, हर व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन लुक लाइक है एक गुब्बारा, मतलब जब मोटिवेशन दी जाती है तो गुब्बारे की तरह शरीर फूल जाती है, और फिर जैसे जैसे असर खत्म होता है गुब्बारा यानी गुब्बारा लंबे समय तक फूला हुआ नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर का परिवर्तन होगा वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ठीक उसी तरह से मानव भी मोटिवेशन के बिना यानी मोटिवेशन के तथ्य पर, मोटिवेशन के आधार पे लंबे समय तक एनर्जेटिक नहीं रहेगा। लंबे समय तक एनर्जेटिक तभी रहेगा जब उस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन ही आपको मोटिवेशन कराएगी। और डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आदर और सम्मान से ही संबंध नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपका रूटीन, उठने का क्या है, सोने का क्या है, खाने का क्या है, टहलने का क्या है। अगर इस पे भी आप प्रॉपर
निरंतरता रेगुलेटिव मेंटेन किए हुए हैं तो बिल्कुल आप डिसिप्लिन में हैं। सिर्फ बड़े को और छोटे को सम्मान और रेस्पेक्ट के साथ बात कर लेना ही ये डिसिप्लिन का प्रतीक नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है आपने समय का कदर किया कि नहीं किया, ये भी एक डिसिप्लिन के पार्ट्स में से आते हैं। तो जिसने समय की कदर किया, जिसने समय को डिसिप्लिन के अनुसार देखा, डिसिप्लिन किया, समय ने उसे बहुत ही बहुमूल्य और आदरणीय बना दिया। जिसने समय के अवरोधक, समय को अवहेलना के रूप में देखा, समय को जो है कदर नहीं किया और समय ने उससे ऐसा जगह पे पहुंचा दिया जो वो व्यक्ति अपने आप को पहचानने से भी इनकार करता है। तो समय का सदुपयोग और दुरुपयोग से बचें, समय को सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है। हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हरे और कोमल तने वाले पौधों को जिसमें तना हेवी मजबूत नहीं होता है, इसे कहा जाता है जड़ी बूटियां। क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियां कहा जाता है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। डैश में रावण फारी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है कौन है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर कहा, ये जो आपको उपस्थित है कहाँ है? ये आपका जो है रावण फारी गुफा, ये आपका जो है चालुक्य शैली, ये कर्नाटक में उपस्थित है। कहाँ? कर्नाटक में उपस्थित है। वही बात कर ले हम दिए गए ऑप्शन के रूप में तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है और यहाँ द्रविड़ शैली पे मूर्ति यानी जो है मूर्ति की बात करेंगे तो मूर्ति जो है वहाँ जो बना हुआ तमिलनाडु में वो किस शैली पे बना हुआ है? द्रविड़ शैली पे। तो बिल्कुल इसका थोड़ा याद रख लीजिए, द्रविड़ शैली। और तमिलनाडु से जो शासक रहा, चालुक्य शासक है, चोल शासक है, चेर शासक है, जिसका संबंध तमिलनाडु भारत के दक्षिणतम भाग से रहा है। वही बात कर ले हम लोग केरल की बात करें तो केरल में जो है, केरल में मुख्यतः की बात करेंगे तो ये केरल तार के पेड़ से, यानी केरल में सबसे ज़्यादा तार का पेड़ पाया जाता है और तार का पेड़ केरल को अधिक सुंदरता बनाती है। वहीं पे बात करेंगे बैक वाटर के भी नाम से केरल को जाना जाता है और ये कहाँ उपस्थित है? केरल जो है किधर है बताइए? भारत के किस दिशा में? पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम भाग में केरल उपस्थित है। इसको बैक वाटर, और दूसरी बात करेंगे इसका क्या, तार के पेड़ के लिए जाना जाता है। तार का पेड़, ठीक है ना। वही बात कर ले हम लोग आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है भारत की किस क्षेत्र एरिया में है बताइए? आंध्र प्रदेश किधर है? आंध्र प्रदेश मैप में जैसे मैप आप आइएगा तो ये हमारा दक्षिणतम भाग है और ये हमारा क्या है? ये पूर्वी भाग है। तक आंध्र प्रदेश जो है इधर दक्षिणी और पूर्वी भाग कह सकते हैं इसको, दक्षिणी और पूर्वी भाग में, ठीक है ना। तो आप याद रखिए आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश वैदिक काल के लिए जाना जाता है, वैदिक काल के लिए जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लीजिए। माना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन शास्त्रीय तो है, शास्त्र संबंधित तो है काल। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हमारा। संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक जो है कौन करते हैं? अमित शाह जी करते हैं। अमित शाह जी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है। अमित शाह से पहले कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। ठीक है, यही बात कर ले। अभी राजनाथ सिंह वर्तमान में किस मंत्री पद पे हैं? तो डिफेंस रक्षा मंत्री में है, रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम पीयूष गोयल। पीयूष गोयल में वर्तमान में मंत्री, तो आप रखिए याद, रेल मंत्री है पीयूष गोयल। कौन है? रेल मंत्री है। वही बात आप कर लीजिए नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ स्पेस, एटॉमिक रिसर्च की भी बागडोर अपने पास रखें। ठीक है, चलिए। और तीसरा प्रधानमंत्री यानी तीसरी बार भारत में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन जीतने वाली आपका साइना नेहवाल है। कौन है? साइना नेहवाल। कब जीती? तो ये 2012 में जीती है। ठीक है, कहाँ जीती? लंदन में। देखिए प्रयास हमारे साथ
यही कोशिश है कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया जा सकता है तो क्वेश्चन बस कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, इससे ज़्यादा ये मैथ की चीज़ नहीं है जो इसमें दो चार रिलेशन बना करके क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। बस जीके जीएस के क्वेश्चन को टफ डेट पूछ के किया जा सकता है और जगह पूछ करके किया जा सकता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में उतना ट्विस्टिंग करने की कोई सूरत और गुंजाइश बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है इसकी जो है आपको चाहिए अगर पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको आना पड़ेगा ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से प्राप्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस का क्वेश्चन यानी साइंस पोर्शन का क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है ज्ञान घर ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, जहां पे आपको साइंस का वीडियो मिलेगा, ठीक है, तो इंस्टॉल करिए, वहीं से आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह भी होगा, ये तो चलता रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल और ज्ञान घर एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप जहां चाहे फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रैंडमली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसकी संभावना पॉसिबिलिटीज़ है एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, और रहता ही रहता है हर एग्जाम में। ज्ञान घर का जो भी क्वेश्चंस होता है हर एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन अगर पोर्शन से पूछ रही है तो 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहता ही है जो डायरेक्ट सेट से ही रहता है, जो क्वेश्चन मैंने कहा विद ऑप्शन टकराता है और आता ही है। अगर आप लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहां से मिला सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और किस किस एग्जाम में क्वेश्चन टकराई है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आपके लिए, कार्बोलिन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कार्बोलिन कप जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। कौन आंसर होगा? टेबल टेनिस द करेक्ट आंसर। टेबल टेनिस है क्या? तो टेबल टेनिस जो है महिला, खास करके महिलाएं खेलती है, ठीक है, और कार्बोलिन जो है कप टेबल टेनिस से ही संबंधित है। वही बात कर लिया जाए कि बैडमिंटन में भी कुछ यह है क्या, बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है, थॉमस कप, ठीक है। और इस थॉमस कप के अलावा भी दिया है क्या? तो ये हाँ बिल्कुल उबेर कप भी दिया जाता है, इसको उबेर कप, ठीक है। चलिए वही बात कर ले हम लोग हॉकी से संबंधित, तो हॉकी में कौन कौन कप होता है? तो हॉकी में जो है सुल्तान अजमान, सुल्तान अजमान कप, दूसरा आगा खां कप, आगा खां कप, ठीक है ना। तीसरी बात रख सकते हैं इसके बारे में क्या, ध्यानचंद्र कप भी आपका हॉकी से ही है, ध्यानचंद्र कप, ठीक है। चलिए क्लियर। वही बात कर ले हम लोग गोल्फ की बात करेंगे तो राइडर कप जो है गोल्फ से है, याद रखिए, राइडर, राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं कहलाता है, तो उसको कहलाता है क्या? प्यूबर्टी, किशोर अवस्था कहलाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर द करेक्ट आंसर, किशोर अवस्था कहिए या प्यूबर्टी कहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य महिलाओं की शादी उम्र को किस वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी बढ़ाना है, यानी जो है 2021 में जो उद्देश्य आया 18 वर्ष से 21 वर्ष किया गया, 18 वर्ष से 21 वर्ष था, यानी आंसर आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर होगा। मतलब महिलाओं की शादी अब 18 वर्ष में नहीं 21 वर्ष में किया जाना चाहिए। यह आपका जो है थोड़ी बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 का ये उद्देश्य रहा कि 18 से अब 21 कर दिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन अब देखिए थोड़ी सी विचित्र कहानी देखिए, पहले के रेस्पेक्ट में अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे 2 मिनट। आज से 50-100 साल पहले की बात करेंगे, पूर्वजों की बात करेंगे, तो उनका लाइफ स्पेन जो होता था, जीवन अवधि वो ज़्यादा हुआ करता था, और ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा समय तक जीते थे वो, और ज़्यादा समय जीने के कारण आप पहले पूर्वजों की कहानी पढ़िएगा तो उनकी विवाह होती थी, पहले ही हो जाती थी, ठीक है। अब जो है लाइफ स्पेन हमको लगता है कि अगर कोई 60 साल अगर जी लिया तो समझिए कि उसने बहुत जी लिया। तो एज यानी जीवन यापन की साल वर्ष हो रही घट रही है और विवाह की वर्ष
बढ़ रही है। सोचिए, एक अजब विडंबना नहीं नजर आ रहा? पहले के लोगों की उम्र होती थी ज़्यादा, शादी होता था पहले, और अभी के लोगों की उम्र होती है कम और शादी होता लेट से। हल्के भी जब ना ना, आप थोड़ा कर लेना पहले, ठीक है? चलो, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक? चलिए, थोड़े से यानी कभी कभी हंसते रहना भी चाहिए, ज़रूरी है ना? और हंसने का ये रियलिटी है, ट्रू है ना, कि पहले के लोगों की उम्र होती थी ज़्यादा, विवाह होता था उम्र यानी पहले 20 साल 25 साल में विवाह हो जाती थी, और अभी के लोगों में जो है आयु की अवधि जो है कम, और विवाह की जो है उम्र बढ़ रही है, ठीक है? चलिए, आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया को जो है सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कालबेलिया कौन है? कालबेलिया। इसको जो है सपेरा नृत्य को जो है दूसरा नाम भी है स्नेक चार्मर डांस। स्नेक चार्मर डांस के भी नाम से जाना जाता है। कौन? बोलिए। सपेरा नृत्य। ये आपका कहाँ है? राजस्थान का नृत्य है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आपका आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक शुक्र है और एक है बुध। तो आपका ऑप्शन में है शुक्र, तो शुक्र इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा, शुक्र के अलावा भी अगर आपसे पूछा जाता तो बुध भी आपका आंसर हो जाता। वहीं पे एक क्वेश्चन अगर बन सकता है तो पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वह ग्रह आपका शुक्र है। शुक्र का जो है हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन, ठीक है? चलिए, आइए अगला प्रश्न आपका आता है। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं? 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिए 7 देश है। कौन देश है? 7 देश। 7 देश में कौन कौन? बिल्कुल, पहला आपका है पाकिस्तान, ले लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, म्यांमार, नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है? आपसे क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत यानी भूमि सीमा जो साझा करती है भारत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ भारत का है? तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, लंबी सीमा, ठीक है? अगर यही पूछ दिया जाए अगर क्वेश्चन कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है, तो आप याद रखिए अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है, सबसे कम लंबी सीमा, ठीक? दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा तो करती है 7 देशों के साथ, उसमें सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश आपका चीन है। ये सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश। वहीं अगर आपसे बात कर दे, पूछ दे, क्या पूछे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 देशों के साथ बनाती है, जिसमें सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका भूटान है। देखिए 4 क्वेश्चन बन गया ना। इसी का नाम है ज्ञानघर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन क्रिएट करना जानती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, और क्वेश्चन बिल्कुल, जी हाँ साथियों, यहीं से डगमगाता हुआ नजर आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है। अभी से क्या बताएं, अभी से क्या बताएं, क्या मेरे दिल में है। वक्त आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ज्ञानघर जो क्वेश्चन करा रही थी इसमें कितना दम, कितना खम था, और कितना सटीकता के साथ, कितनी सजता और कितनी ईमानदारी के साथ बताने का प्रयास किया है। ये मैं नहीं, मेरा ये सेट आपको जरूर जवाब देगा, बताएगा। इसलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए,
बहुत अच्छी चैनल है। एजुकेशन के जगत में क्वेश्चन एग्जाम में टकराने की पूरी कॉन्फिडेंस और क्या है, एक्सपीरियंस अनुभव है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं आपके लिए। अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? तो अकबर के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। तो अकबर का पुत्र है, उसका नाम औरंगजेब, सॉरी जहांगीर, अरे यार जहांगीर क्या है नाम? जहांगीर है नाम। जहांगीर का नाम क्या होता है? सलीम। ये 1605 में जहांगीर नाम से अकबर के बाद राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो ये सेट आज का होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। किसी तरह की कोई अगर एक्सप्लेनेशन में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई, आंसर करने में कोई अगर गलतियां आपको लग रही कि गलतियां हैं, तो आप यहाँ के साथी, यहाँ के विद्यार्थी तो बिल्कुल इत्मीनान है, रिलैक्स है, सेटिस्फाइड है आंसर से, एक्सप्लेनेशन से। आप मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं और आपके बीच, मेरे और आपके बीच जो है फासला सिर्फ एक स्क्रीन का है। स्क्रीन हटाइए, मैं और आप एक साथ हो जाएंगे। तो अब स्क्रीन तो है ही फिलहाल, तो स्क्रीन को की वजह से मैं और आप करीब नहीं हैं, जिस वजह से आपको कमेंट करके बताना लाजमी है कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका मुझे कमेंट का रहेगा इंतज़ार। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।